जब हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सोचते हैं तो कुछ जाने पहचाने चेहरे सामने आते हैं। हम उन्हें अपनी इतिहास की किताबों में देखते हैं, हमारे करेंसी नोटों पर और हमारे शहरों में ऊंची मूर्तियों के रूप में। उनके नाम राष्ट्र की आत्मा में अंकित हैं, लेकिन इतिहास एक गहरे महासागर की तरह है। जो हम ऊपर देखते हैं वह सच्चाई का एक छोटा सा हिस्सा है। गहरी शांत धाराओं में अनगिनत पुरुषों और महिलाओं की कहानियां हैं जिनका बलिदान और साहस बहुत गहरा था। वे क्रांति के अनदेखे स्तंभ थे। उनके नाम स्टेडियमों में नहीं पुकारे गए, लेकिन उनकी फुसफुसाहट आजाद भारत की हवा में गूंजती है। ये गुमनाम नायकों, भूले बिसरे योद्धाओं की कहानियां हैं जिन्होंने प्रसिद्धि नहीं बल्कि केवल स्वतंत्रता चाही। उन्होंने परछाई में रहकर काम किया, संगठित किया, योजना बनाई और रक्षा के कार्यों को अंजाम दिया। पुरुषों के वर्चस्व वाली एक गैलरी में असाधारण आग और बुद्धि वाली एक महिला खड़ी थी। उनका नाम दुर्गावती देवी था, लेकिन सब उन्हें दुर्गा भाभी कहते थे। वह सिर्फ एक समर्थक नहीं थी, वह एक नेता, एक रणनीतिकार और नारी शक्ति का प्रतीक थी। एक ऐसे समाज में जो उनसे एक शांत गृहिणी होने की उम्मीद करता था, उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। खतरा, बलिदान और अटूट देशभक्ति। वह प्रोफेसर भगवती चरण वोहरा की पत्नी थीं। उन्होंने अपना जीवन HSRA को समर्पित कर दिया। उनका घर क्रांतिकारियों के लिए एक अभयारण्य और तंत्रिका केंद्र था, एक गुप्त बैठक स्थल, एक काम चलाऊ कार्यशाला, धन का प्रबंधन और हथियार खरीदना। वह जोखिमों को समझती थीं, यह जानते हुए कि हर दस्तक पुलिस की हो सकती है, हर दिन उनकी आजादी का आखिरी दिन हो सकता है। उनका संकल्प स्टील की तरह मजबूत था। उनका साहस शांत, कुशल और अविश्वसनीय रूप से प्रभावी था। जहां पुरुष सार्वजनिक चेहरा थे, वहीं वह सहारा थी। मानसिक दृढ़ता के साथ दोहरा जीवन जी रही थी। दुनिया के लिए एक सम्मानित प्रोफेसर की पत्नी, हकीकत में एक वांछित क्रांतिकारी, एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क की खिलाड़ी जो शालीनता और बुद्धिमत्ता के साथ चलती थी और महत्वपूर्ण गतिविधियों को सुगम बनाती थी। साल है 1928। अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या के बाद ब्रिटिश पुलिस बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू करती है। मुख्य संदिग्ध भगत सिंह। हर निकास पर नजर, हर स्टेशन पुलिस से भरा हुआ। बचना असंभव लगता है। अत्यधिक खतरे के इस क्षण में दुर्गा भाभी आगे आती है, एक पृष्ठभूमि समर्थक के रूप में नहीं, बल्कि एक मुख्य वास्तुकार के रूप में। एक शानदार योजना। वह एक अमीर भारतीय सज्जन की पत्नी के रूप में पेश आएंगी। भगत सिंह अपनी दाढ़ी मुंडवाते हैं, अपने बाल कटवाते हैं, अपना रूप बदल लेते हैं। पश्चिमी सूट और हैट में दुर्गा भाभी अपने छोटे बेटे के साथ शान से तैयार, राजगुरु उनके नौकर के रूप में। भेष पूरा हो गया है। वे लाहौर स्टेशन में चलते हैं। चारों ओर सैकड़ों अधिकारी, हर एक के पास भगत सिंह की तस्वीर। शांत आत्मविश्वास धड़कते दिलों को छुपाता है। पत्नी और बच्चे के साथ यात्रा करने वाला एक क्रांतिकारी अंग्रेजों के लिए अकल्पनीय है। उनका अपना पूर्वाग्रह एक खामी पैदा करता है। वे सुरक्षा की नाक के नीचे कलकत्ता जाने वाली ट्रेन में चढ़ जाते हैं। योजना पूरी तरह से काम करती है, जिससे भगत सिंह अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रख पाते हैं। दुर्गा भाभी सिर्फ भेष बदलने में एक साथी नहीं, बल्कि एक रक्षक थीं, जिन्होंने एक साथी और जिस उद्देश्य की वे सेवा करते थे के लिए अपनी जान, अपने बच्चे की जान और अपने भविष्य को जोखिम में डाला। साहस का एक निस्वार्थ कार्य जो वास्तव में एक गुमनाम नायक की भावना को परिभाषित करता है। जहां भगत सिंह का नाम मनाया जाता है, वहीं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा व्यक्ति अक्सर परछाई में रह जाता है। वह व्यक्ति बटुकेश्वर दत्त थे। 8 अप्रैल 1919 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 बम फेंके गए। दत्त भगत सिंह के ठीक बगल में थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। यह कृत्य शुद्ध राजनीतिक नाटक था। बम शोर के लिए बनाए गए थे, मौत के लिए नहीं। विस्फोट के बाद वे भागे नहीं बल्कि आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने अपनी विचारधारा का प्रसारण करने के लिए ब्रिटिश अदालत को एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया। दत्त जानते थे कि इसका मतलब एक लंबा, कठिन रास्ता है, जेल, यातना, शायद मौत। भगत सिंह को मौत की सजा सुनाई गई। दत्त को काला पानी में आजीवन कारावास। जेल बहादुरों की हिम्मत तोड़ने के लिए बनाई गई थी। दत्त की लड़ाई गिरफ्तारी के साथ खत्म नहीं हुई। उन्होंने सम्मान के लिए भूख हड़तालें की। आजादी के बाद वह गरीबी और गुमनामी में रहे। 1966 में उनकी मृत्यु हो गई। अंत तक एक छाया योद्धा। उनकी कहानी हमारी सामूहिक विफलता की एक मार्मिक याद दिलाती है।
कि सच्चा बलिदान समय के साथ अनदेखा किया जा सकता है। अपनी आंखें बंद करें और मुख्य भूमि से दूर एक बेरहम समुद्र से घिरे स्थान की कल्पना करें। हवा नमी, बीमारी और निराशा से भरी है। यह सेलुलर जेल थी जो काला पानी के नाम से कुख्यात थी। सिर्फ एक जेल नहीं, बल्कि औपनिवेशिक यातना का एक सावधानीपूर्वक बनाया गया उपकरण, जो भारत के सबसे विद्रोही स्वतंत्रता सेनानियों को तोड़ने के लिए बनाया गया था। प्रत्येक कैदी को एकांत में रखा जाता था। चुप्पी केवल लहरों और चीखों से टूटती थी। दैनिक दिनचर्या शुद्ध पीड़ा और अपमान थी। कठोर श्रम करने के लिए मजबूर, मुश्किल से खाने योग्य भोजन, बहुत कम चिकित्सा देखभाल और क्रूर गार्डों के साथ। लक्ष्य, हर क्रांतिकारी को अपनी देशभक्ति पर पछतावा कराना, उनकी इच्छा शक्ति को तोड़ना, उन्हें एक मिसाल बनाना। फिर भी इन नारकीय दीवारों के भीतर प्रतिरोध ने मरने से इनकार कर दिया। कैदियों ने संवाद करने, संदेशों की तस्करी करने और विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के तरीके खोजे। हमारे राष्ट्र के इतिहास के अभिलेखागार में अनगिनत तस्वीरें भूली बिसरी पड़ी हैं। अक्सर धुंधली, उनके किनारे घिसे हुए, चेहरे धुंधले। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि एक बीते युग की खिड़कियां हैं। प्रत्येक तस्वीर अवज्ञा के एक क्षण को कैद करती है। गुप्त बैठकें, विरोध मार्च, दृढ़ चेहरे। पोस्टर और पर्चे आंदोलन की जीवनदायिनी थे, जो गुप्त रूप से छापे और चिपकाए जाते थे और शक्तिशाली संदेश देते थे। लाहौर से कलकत्ता से दिल्ली तक हवा प्रतिरोध की ऊर्जा से कांप रही थी। ये कलाकृतियां अवशेष नहीं, बल्कि जीवित गवाह हैं। उन्होंने सब कुछ जोखिम में डाल दिया। क्रांति सिर्फ बमों से नहीं, बल्कि विचारों, कला और भविष्य के लिए अटूट आशा से लड़ी गई थी। संघर्ष और अंधकार के बीच एक प्रतीक आशा की किरण बनकर उभरा, तिरंगा। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए यह सिर्फ कपड़ा नहीं था, बल्कि उनके सपनों का प्रतीक था, उस विचार की अभिव्यक्ति जिसके लिए वे मरने को तैयार थे। तिरंगा फहराना भले ही एक छोटी सी इमारत पर एक क्रांतिकारी कार्य था, आधिकारिक होने से पहले स्वतंत्रता की घोषणा। तिरंगा एकता का प्रतीक बन गया। इसके रंग समुदायों और मूल्यों का प्रतीक थे। हर भारतीय के लिए एक झंडा। चमकीले रंगों से परे उस खून, पसीने और आंसुओं को याद रखें जिन्होंने इसे अर्थ दिया। सिर्फ प्रसिद्ध नेता ही नहीं, बल्कि दुर्गा भाभी और बटुकेश्वर दत्त जैसे गुमनाम नायकों के बलिदान भी। आज हम जिस आजादी का आनंद ले रहे हैं, वह दी नहीं गई थी। इसे हजारों पुरुषों और महिलाओं ने बड़ी कीमत चुकाकर अर्जित किया था। उनकी कहानियां सिर्फ फुटनोट नहीं है, बल्कि हमारे राष्ट्र की नींव है। उन्हें भूलना उस नींव का अपमान करना है। स्वतंत्रता संग्राम की असली ताकत उसकी गहराई में थी। छात्र, कवि, किसान, गृहिणियां सभी कह रहे थे, बस बहुत हुआ। आइए हम उनकी स्मृति को जीवित रखने, उनकी कहानियों को बताने और उनके बलिदान के योग्य भारत बनाने का वादा करें। जय हिंद।